गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर। तो मैं आपको बता दूं, जो बच्चे आर्ट्स की तैयारी कर रहे हो और चाहते हो कि इस बार 450 प्लस नंबर लाना या टॉपर बनना, ठीक है, तो इस सभी बच्चों के लिए बेहतरीन जो मटेरियल है 20 पेज का, आप सभी बच्चों के लिए मैं मटेरियल लेकर आ रहा हूँ। पूरी एनसीईआरटी, जो बच्चे सीयूटी का भी तैयारी कर रहे हो या बोर्ड का भी तैयारी कर रहे हो या इवन यूपीएससी एंड बीपीएससी पैटर्न में तैयारी करना चाहते हो, तो सभी बच्चों के लिए 20 पेज का एक बेहतरीन हैंड रिटन नोट्स मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। आपकी हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, हर सब्जेक्ट का। बाकी तो बुकलेट आप लोगों को मिलता ही रहेगा, हर एक चैप्टर का मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। आपको पूरे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का लगभग मान लो 15 से 16 चैप्टर है, तो उसको मिलाकर लगभग 20 पेज का नोट्स टोटल है, जिसमें एंसेंट हो गया, मेडाइवल हो गया, मॉडर्न हो गया, इसमें तीनों मिलाकर बुक मिलाकर जो आपके 12, 13 या 14, 15 जो भी चैप्टर है, वो सभी चैप्टर को मिलाकर लगभग मैं 20 पेज का नोट्स आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। हिस्ट्री में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, सोशियोलॉजी में, हर कुछ में ये नोट्स आ रहा है आपके लिए, ठीक है। तो जो बच्चे अगर तैयारी कर रहे हो, वो हैंड रिटेन नोट्स, जो बच्चे चाह रहे हो कि 450 से ऊपर नंबर लाना, ठीक है, और ये जो नोट्स होगा हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में होंगे। आपको मैं बेसिक यहाँ पे दिखा दो, ठीक है, बेसिक यहाँ पे दिखा दो, ठीक है। इस तरीके से आपके नोट्स होंगे। ये फिलहाल मैं आपको डेमो दे रहा हूँ। ये जो नोट्स होंगे आप देख पा रहे हो, ये पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का नोट्स है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का हैंड रिटन नोट्स है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जहाँ पे A to Z यहाँ पे दिया गया है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। मैं आपको एक एक करके समझा दूं, तो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता जो है आपको एक पेज में आ जाएगा, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता। तो इस जो नोट्स का नाम होगा क्विक रिवीजन नोट्स, ठीक है। बाकी जो आपको बुकलेट मिलता है, जो बच्चे मेरे यहाँ पढ़ रहे हो उनको तो बुकलेट मिल रहा होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो नोट्स होगा वो क्विक रिवीजन नोट्स होगा, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो जो बच्चे एग्जाम के टाइम में, बहुत सारे बच्चे आ रहे थे सर मैं इतना सारा पढ़ पाऊंगा क्या, एक दिन में पूरे बुकलेट पढ़ पाऊंगा क्या, संभव नहीं है। तो उन्हीं सभी बच्चों के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ बेहतरीन नोट्स, ठीक है। और पूरे के पूरे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, देखो क्या है। अगर मैं आपको सिंपल बताऊं तो देखो, ये सिंधु घाटी सभ्यता की नोट्स है। अगर आप देख पा रहे होंगे सिंधु घाटी सभ्यता लिखा हुआ है, ये सभ्यता कब से कब तक ये चला, ये पूरी कहानी यहाँ पे डेट दिया गया है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का मैं यहाँ पे पूरा समझा रहा हूँ, ठीक है। इस नोट्स में क्या क्या चीजें आपको मिलने वाला है, इसको कितने नामों से जाना जाता है, यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन किया गया है, ठीक है। उसके बाद ये जो सभ्यता कब, कहाँ, कैसे विकसित हुआ और कब किसने कब पता लगाया, ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया। मैं आपको अगर एक एक करके समझा सकूं तो इस नोट्स का खासियत आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। आपको मैं समझा दूं, 1825 से लेकर के 1922 डिस्कवरी ऑफ मोहनजोदारो तक जो पूरा खोज है वहां तक पूरा दिया गया है। चार्ल्स मैसन हो, चाहे आपको एएसआई का स्थापना हो 1861, चाहे हड़प्पन सिल का डिस्कवर्ड हो, चाहे आपका जॉन मार्शल का एएसआई का डायरेक्टर बनना 1902, चाहे आपको अलेक्जेंडर कनिंघम 1861, हर एक बात दयाराम साहनी का हो 1921 या आपका 1922 आर.डी. बनर्जी तक, हर एक बात यहाँ पे लिखकर आपको दिया है। बेहतरीन शॉर्ट नोट्स, एक क्विक नोट्स, जिससे आप एक अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बोर्ड। अगर आप बहुत सारे बच्चे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, बहुत सारे बच्चे अगर अच्छे से क्लास नहीं कर पाए, किसी कारणवश आपका टेल बर्बाद हो गया है, तो एक पेज का नोट्स, एक चैप्टर, ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसी में आप देखो टाउन प्लानिंग ऑफ आईबीसी पूरा एक एक कर यहाँ पे बताया गया, रोड की चौड़ाई क्या था, क्या पूरी कहानी है, एक एक करके यहाँ पे हर बात इस नोट्स में दिया गया है। आप अब देखोगे ज्योग्राफिकल एक्सटेंशंस ऑफ आईबीसी सिंधु घाटी सभ्यता के जो भौगोलिक विस्तार है, एक एक करके यहाँ पे नॉर्थ से लेकर साउथ, वेस्ट टू ईस्ट, हर इसके डिजिट, हर कुछ यहाँ पे डिस्टेंस, हर कुछ यहाँ पे दर्शा दिया गया है, ठीक है। कितने स्क्वायर किलोमीटर में फैला था, शेप क्या था, हर कुछ यहाँ पे दिया गया है। फिर ये पूरे के पूरे इंडस वैली, इसके बाद देख लो मेहरगढ़, हड़प्पा, मोहनगढ़, चाणूर, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, राखीगढ़ी, जितने भी इंपॉर्टेंट साइट्स है सबके बारे में यहाँ पे दिया गया है। चाणूर किसके लिए फेमस था, टीनी सेटलमेंट के लिए फेमस था। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इस नोट्स का खासियत देखो, हर एक बात यहाँ पे लिखा गया। टीनी सेटलमेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए फेमस था, हर बात यहाँ पे दिया गया। लोथल किसके लिए फेमस था, पोर्ट सिटी था। आर्टिफिशियल डॉकयार्ड यहाँ से मिला है, कपल बरियल्स मिले हैं यहाँ पे। धौलावीरा वाटर रिजर्वायर्स यहाँ से मिला है, 3 लेयर सिटी प्लानिंग्स यहाँ से मिला है। तो हर कुछ यहाँ पे आपको अच्छा से दिया गया है इस मटेरियल में। साथ ही साथ इसमें बस यही नहीं है, आगे देखो, आगे हर कुछ दिया गया है।
एक ही पेज में पूरी सिंधु घाटी सभ्यता, एक बेहतरीन तरीके से हर पेज का नोट्स मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। लगभग 15 से 20 पेज में एक बेहतरीन पूरी एनसीईआरटी लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, आगे देखो सोशल लाइफ ऑफ आईबीसी, पूरी नई एनसीईआरटी के पैटर्न पे। ठीक है, सोशल लाइफ ऑफ आईबीसी, यहाँ पे समाज कितने तरीके से रहते थे, क्या पूरी कहानी था यहाँ पे दिया गया है। लोग क्या खाते थे, क्या चीज, मतलब उनका जो मुख्य पेशा था, जो ऑक्यूपेशन था वो क्या था, यहाँ पे पूरा मेंशन किया गया है। ड्रेसिंग स्टाइल क्या था ये मेंशन किया गया है। वो लोग कौन सा गेम खेलते थे यहाँ पे, आपको पता है कि धौलावीरा से स्टेडियम मिला है, तो हर चीजें यहाँ पे दिया गया है। मेडिसिनल उपचार के लिए पूरा कहानी क्या था, कंडीशंस ऑफ वुमेन्स क्या था, डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी को किस तरीके से कैंसिल किया जाता था, पूरी कहानी है। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी देख लो यहाँ पे। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो, या आर्ट एंड कल्चर ऑफ आईबीसी हो, या यहाँ पे पोट्री आर्ट्स हो, बिट्स आर्ट्स हो, चाहे आपका रिलीजियस स्ट्रक्चर्स ऑफ आईबीसी हो, चाहे आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, यहाँ से लेकर पूरा लिपि और पूरी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, मतलब आपको एक पेज में आपको पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का नोट्स, ऐसे ही आपको मैं 15 से 20 पेज का एक बेहतरीन बुकलेट जो आने वाला है। बाकी तो बुकलेट आपको पता है, इस टाइप की जो बुकलेट है आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जहाँ पे बहुत सारे चीज यहाँ पे दिया गया है, जो बुकलेट आपको सीयूटी वगैरह सब में काम आने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको 20 पेज का एक बेहतरीन बुकलेट हिस्ट्री में आ रहा है। ठीक है, और कुछ दिन के बाद पॉलिटी में भी आपको लगभग आपको 20 पेज का वहां भी देखने को मिलेगा, या 15 पेज का। तो मैं जस्ट ही लेकर आ रहा हूँ 12 वाले बच्चों को लेकर के। आई होप ये बेसिक बातें आपको समझ में आ गया होगा। उससे पहले मैं आपको और बता दूं, ठीक है, तो जो बच्चे 12 की तैयारी कर रहे हो और अच्छे से अगर कहीं भी 12 पढ़ रहे हो और आपका मतलब हो सकता है कि पढ़ाई अच्छे से नहीं हुआ, तो आप यहाँ से पढ़कर, और ये नोट्स जो है समझ में आ गया, उसमें हर बात यहाँ पे लिख कर दे दिया हूँ। ठीक है, तो आपका कोई भी आपका इवन देखो ना, अगर आप जनरल कंपटीशन के इवन देखो, या यूपीएससी में जो सवाल पूछा है कि हिस्ट्री से पूछा गया, खास करके सिंधु घाटी से, कि जो ये जो डांसिंग गर्ल्स का इमेज था वो क्या चीज से बना हुआ था, तो वो यहाँ पे भी दिया। आर्ट एंड कल्चर में स्कल्पचर आर्ट क्या दिया गया, ब्रॉन्ज स्कल्पचर, कांच से बनी हुई मूर्ति, वो डांसिंग गर्ल्स, तो यहाँ पे हर एक बात में दर्शा कर दे दिया हूँ। ठीक है, और ये चीजें जो आपको है वो मिलने वाला है। ठीक है, तो आई होप ये बेसिक बातें आपको समझ में आ गया होगा। आगे मैं बताऊं, ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देता हूं। ठीक है, जो बच्चे यूपीएससी का तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, और जो बच्चे आर्ट्स इसलिए लेते हैं कि आगे चल के वो यूपीएससी का तैयारी कर सके अच्छे से और अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर सके। मैं सिंपल बता रहा हूँ, अगर आप हिंदी मीडियम या किसी भी मीडियम के बच्चे हो, अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो आप, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप यूपीएससी की तैयारी से बहुत दूर चले जाओगे, बहुत दूर चले जाओगे। चाहे कितना भी लोग कहते हैं कि नहीं 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 तुम बन सकते हो, ये कर सकते हो, बाबू ये पूरा मिथ होगा जीवन में। ठीक है, तो आपको अभी से ही बेस बनाना होगा। जो बच्चे 11 12 की तैयारी, बस बोर्ड पास करने के लिए मत पढ़ो, अगर पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो। एक बेहतरीन नोट्स आपके पास आने वाला है, तो ये तो बुकलेट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ आपको वो भी बुकलेट जिससे आपका एग्जाम भी अच्छा जाए और आपको अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पे सीखने को भी मिले। ठीक है, ये सब कुछ निष्ठा में होने जा रहा है। ठीक है, तो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो, चाहो तो आप मेरे संस्थान से जुड़ सकते हो, या मैं ये नोट्स आपको अवेलेबल करवा सकता हूँ। उससे पहले देखो, एक ताजा ताजा जो ये सवाल है, ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, यूपीएससी मैं अपने बच्चों को क्लास में इस टाइप से बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन तक प्रैक्टिस करवाता हूँ। ठीक है, हर साल का, और हर दिन मैं कोशिश करूंगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स का कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन, जिससे यूपीएससी आपको कंफ्यूज कर सके, ऐसे क्वेश्चंस मैं लेकर आता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप सवाल देख पा रहे हो जो 2025 में पूछा गया है, इंडियन पॉलिटी के संदर्भ में क्या सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि विथ रेफरेंस टू द इंडियन पॉलिटी कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, मतलब जो भी स्टेटमेंट दिया गया है वो भारतीय राज व्यवस्था के अकॉर्डिंग, भारतीय राजनीति के अकॉर्डिंग आपको चेक करना है। तो कुछ स्टेटमेंट देखिए, क्या दिया गया है स्टेटमेंट, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया जा रहा है। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है कि एन ऑर्डिनेंस कैन अमेंड एनी सेंट्रल एक्ट, क्या ऑर्डिनेंस जो है, अध्यादेश है, या कोई ये सेंट्रल कानून को अमेंड कर सकता है, कोई लॉ को अमेंड कर सकता है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऑर्डिनेंस क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करो, जो ऑर्डिनेंस है वो आपको
जो राइट्स दिया गया, जो स्पेशल राइट्स है, स्पेशल प्रोविजन है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से अनुच्छेद 123 में दिया गया है, और जिसकी मदद से प्रेसिडेंट कोई भी लॉ क्या कर सकता है, वो बना सकता है जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो और हमें इमीडिएट कानून की आवश्यकता पड़े, इमीडिएट लॉ की आवश्यकता पड़े, तो इस सिचुएशन में पार्लियामेंट कोई भी सेंट्रल लॉ या एक्ट बना सकता है या इसमें अमेंड कर सकता है। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस अपने आप में एक लॉ है। तो बेसिक बात यहाँ पे क्या कहता है, तो क्या एन ऑर्डिनेंस कैन अमेंड एनी सेंट्रल एक्ट? यस, इसमें वेरी सिंपल सा बात है। तो प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं वो 123 के माध्यम से, और जो गवर्नर कर सकते हैं वो आर्टिकल 213 के माध्यम से। तो ये तो नॉर्मल था, ये वाले जो ऑप्शन था ये तो पहला वाला ऑप्शन नॉर्मल था। अब आते हैं हम लोग, स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट नंबर सेकेंड, यही आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक है, क्या दिया गया, ध्यान समझा। स्टेटमेंट नंबर सेकेंड, एन ऑर्डिनेंस कैन एब्रीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्या ऑर्डिनेंस आपके मौलिक अधिकारों को कम कर सकता है? तो मैं आपको जो क्लासरूम में पढ़ाता हूँ फंडामेंटल राइट्स के बारे में जब पढ़ाता हूँ तो हमेशा बच्चों को ये बात बताता हूँ कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने के लिए या फंडामेंटल राइट्स को कम करने के लिए आपको अमेंडमेंट के प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, क्या ऑर्डिनेंस के माध्यम से इसको हम अमेंड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, एब्रिज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, फंडामेंटल राइट्स को बिल्कुल ये नहीं किया जा सकता है। तो यह ऑप्शन जो है आपका गलत है। ठीक है, आगे कहता है एन ऑर्डिनेंस कैन कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द बैक डेट। क्या कोई भी ऑर्डिनेंस को बैक डेट से इसको लागू किया जा सकता है? यस, मैं आपको सिंपल बता दूं, जब मैं आपको आर्टिकल 20 पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो आर्टिकल 20 में बहुत सारी बातें मैं पढ़ाता हूँ। आर्टिकल 20 के 3 पार्ट पढ़ाता हूँ ना, आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1, 2, 3। उसमें आपको दिया गया सब क्लॉज 1 में दिया गया होगा रेट्रोस्पेक्टिव लॉ और प्रोस्पेक्टिव लॉ। तो क्रिमिनल प्रोसीजर को लेकर के जो रेट्रोस्पेक्टिव लॉ है या प्रोस्पेक्टिव लॉ है वो लागू नहीं कर सकते क्रिमिनल प्रोसीजर में, लेकिन अगर सिविल मैटर हो या वहाँ की टैक्सेशन मैटर हो या जो भी मैटर हो, उस समय क्रिमिनल प्रोसीजर को छोड़कर तो उसमें रेट्रोस्पेक्टिव लॉ जो बैक डेट वाला भी कानून है उसको भी लागू किया जा सकता है, उसको इफेक्ट में लाया जा सकता है। तो बेसिक बात है, आपको समझ में आ गया। तो इसका जो ये स्टेटमेंट है ये सही है। अब यहाँ पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबव आर करेक्ट, कौन सही है? तो 1 और 3 जो आपका ऑप्शन है वो सही है। तो मैं अपने बच्चों को इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें मैं क्लासरूम में 11th और 12th के बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ। तो आप भी चाहते हो इस तरीके से पढ़ना तो आप मेरे संस्थान निष्ठा आर्ट्स में पढ़ सकते हो। आज के लिए यहीं तक, ऑल द बेस्ट, गुड डे, टेक केयर।